गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 का हाल ही में आंसर की रिलीज हुआ है ना। जो भी सारे टॉपिक्स से आईबी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्यों जरूरी है, आईबी का क्वेश्चन हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आईबी का एग्जाम का सिमिलैरिटी काफ़ी एसएससी से मिलता जुलता है, यानी आईबी के बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में रिपीट होते हैं। इस वजह से हमें अभी जो आने वाला सीजीएल मेंस है, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और जीडी का प्री एग्जाम होने वाला है, इन सारे एग्जाम्स के लिए हमारा ये क्वेश्चन डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है। तो वीडियो को आप लोग केयरफुली देखेंगे। इसमें पंक्चुएशन मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सीजीएल मेंस में पंक्चुएशंस के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, तो आप लोग इसे जरूर देखना। पहला क्वेश्चन है हमारा एडवर्ब फिल करना है, तो करेक्ट एडवर्ब क्या होगा ये फिल करना है। क्वेश्चन है द रूट वाज डैश इजी फॉर अस टू फॉलो। रूट इतना आसान था कि उसे फॉलो किया जा सके। तो पहला हमारा ऑप्शन है स्लाइटली। स्लाइटली मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा या फिर कम। ये एक नेगेटिव एडजेक्टिव है, नेगेटिव एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल के तौर पे हम सुने होंगे स्लाइटली डिफिकल्ट या स्लाइटली बेटर। थोड़ा मुश्किल था या स्लाइटली बेटर यानी थोड़ा ही अच्छा था। अगर मैं स्लाइटली ईजी की बात करूँ, यहाँ अगर स्लाइटली फिल करें, इस वाले बॉक्स में अगर हम स्लाइटली फिल कर रहे हैं स्लाइटली ईजी, स्लाइटली ईजी मतलब होता है थोड़ा ही ईजी था, थोड़ा ही ईजी था। क्या बताओ, कोई रास्ता थोड़ा ही आसान था जिसे फॉलो किया जा सके? तो राइट आंसर हमारा ये होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रास्ता थोड़ा ही आसान नहीं था कि उसे फॉलो किया जा सके, ये फिट नहीं बैठ रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं सो। सो का इस्तेमाल ये एक दो क्लाउज को जोड़ने का काम करता है जिसमें एक रिजल्ट क्लाउज होना चाहिए, यानी ये रिजल्ट क्लाउज के लिए होता है। समझते हैं क्या होता है रिजल्ट क्लाउज। एग्जांपल देखते हैं। ही हैड ए फीवर, ही हैड ए फीवर सो ही डिड नॉट अटेंड द क्लास। यानी उसे फीवर था जिस वजह से वो क्लास को अटेंड नहीं कर पाया। यहाँ पर सो लगा। एक बात बताओ, अभी मैंने बताया क्या सो क्या काम करता है? रिजल्ट क्लाउज को बतलाने का काम करता है। उसे फीवर था, उसे बुखार था, तो बुखार होने की वजह से क्या कर पा रहा था? वो क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर सो क्या काम किया? रिजल्ट बतलाने का काम किया ना, यानी रिजल्ट क्लाउज को जोड़ने का काम किया। रिजल्ट क्या? ये रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है? उसे बुखार था, उसे बुखार था जिस वजह से क्या परिणाम निकला कि वो क्लास को अटेंड नहीं कर पाया। तो सो का काम होता है रिजल्ट क्लाउज के लिए। तो क्या यहाँ पर सो फिट बैठेगा? क्या यहाँ पर सो सही है? नहीं सही है। रूट इतना आसान था, रूट द रूट वाज सो इजी फॉर अस टू फॉलो। क्या यहाँ रिजल्ट क्लाउज से रिलेटेड कोई बात हो रही है? नहीं हो रही है। तो सो होगा, सो नहीं हो सकता है। तो सो भी हमारा गलत हो गया। तीसरा है हार्डली। हार्डली देखते हैं, एक एक करके मिटा लो। हार्डली भी नेगेटिव एडजेक्टिव है, हार्डली भी नहीं होगा, सो नहीं होगा। हार्डली क्यों नहीं होगा? हार्डली, हार्डली मतलब होता ना के बराबर। हार्डली इजी की बात करूं तो अगर यहाँ हार्डली फिल किया जाए तो हार्डली इजी होगा। हार्डली इजी मतलब होता है डिफिकल्ट, मतलब ना के बराबर इजी था, ना के बराबर इजी था तो डिफिकल्ट था। रास्ता इतना डिफिकल्ट था, अगर यहाँ हार्डली फिल करने पे क्या होता है? रास्ता इतना डिफिकल्ट था कि उसे फॉलो नहीं किया उसे फॉलो किया जा सके। क्या ये सूट हो रहा है? नहीं हो रहा, तो हार्डली भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर होगा फेयरली। अब क्यों होगा फेयरली समझते हैं। द रूट वॉज फेयरली ईजी फॉर अस टू फॉलो। रूट फेयरली ईजी था। फेयरली का मतलब होता है रिजनेबली ईजी, यानी आसान था, रिजनेबली ईजी। फेयरली मतलब होता है रिजनेबली, यानी रास्ता आसान था जिसे फॉलो किया जा सके। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें करेक्ट आर्टिकल भरना है। आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, दो तरह का आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। ए एन क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल है, और द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। समझते हैं। लेटर, द डैश लेटर दैट वी रिसीव्ड यस्टरडे वाज सेंट बाय माय ग्रैंडफादर। वो लेटर जो रिसीव हुआ मुझे, वो भेजा गया था मेरे ग्रैंडफादर के द्वारा, दादाजी के द्वारा। एक बात बताओ, लेटर के साथ एन का इस्तेमाल हो सकता है क्या? एन लेटर, एन लेटर हो सकता? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि साउंड यहाँ पर कॉन्सोनेंट है और एन का इस्तेमाल वॉवेल साउंड के लिए होता है, तो एन नहीं होगा। ए होगा या द होगा? अब कंफ्यूजन ए और द में है, ए और द में। द का हमेशा स्पेसिफिक चीज़ के लिए होता है, यानी इन चीज़ों का वर्णन पहले ही अगर ऑलरेडी किया जा चुका हो तो द का इस्तेमाल करते हैं। यानी वो आम लेटर की बात नहीं की जा रही, वो उस पत्र यानी उस चिट्ठी की बात की जा रही है जो उसके दादाजी ने कल उन्हें भेजा था।
यानी वो चिट्ठी की बात की जा रही है जो उसके दादाजी ने भेजा था। तो यहाँ पर चिट्ठी जो है, लेटर जो है वो डेफिनिट है, यानी वो स्पेसिफिक लेटर ही है, कोई आम लेटर की बात नहीं की जा रही। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा द ही होगा, ए नहीं होगा। ए तब होता अगर लेटर कोई जनरल लेटर की बात की जा रही होती। यहाँ लेटर जनरल लेटर की बात नहीं हो रही है बल्कि स्पेसिफिक लेटर की बात हो रही है। वही लेटर उसे मिला जो उसके दादाजी ने भेजा था। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा आर्टिकल से रिलेटेड है। हिस्टोरियंस हैव ए लॉन्ग डिबेट द सिग्निफिकेंस डैश फॉल ऑफ रोमन एम्पायर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द मेडावल वर्ल्ड। यहाँ पर बदलाना है कि कौन सा आर्टिकल होगा। हम नहीं भी समझे इसका हिंदी मतलब तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें आर्टिकल फिल करना है ना। हिस्टोरियन के बीच में एक लंबा डिबेट चल रहा है कि जो इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है किसका, रोमन एम्पायर के फॉल होने का। यानी रोमन एम्पायर जब फॉल हो गया था तो क्या इम्पैक्ट पड़ा था मेडिवल वर्ल्ड में। तो आर्टिकल क्या होगा, फॉल एक कॉन्सोनेंट साउंड है, एन नहीं होगा। आर्टिकल यहाँ लगना ही है तो नो आर्टिकल भी नहीं होगा। तो और अब द ए में फिर कंफ्यूजन, अभी मैंने जस्ट पिछले ही क्वेश्चन में बताया फॉल ऑफ रोमन एम्पायर यानी रोमन एम्पायर का गिर जाना, ये एक स्पेसिफिक इवेंट है, यानी ये स्पेसिफिक हिस्टोरियल इवेंट है, स्पेसिफिक हिस्टोरियल इवेंट है। जब कोई भी चीज स्पेसिफिक होता है यानी वो डेफिनिट होता है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 द। हिस्टोरियंस हैव ए लॉन्ग डिबेट दैट सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द मेडावल वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, आई बाउट डैश बॉक्स ऑफ चॉकलेट फॉर रैना इन द आफ्टरनून। मैंने चॉकलेट का एक डब्बा खरीदा, किसके लिए, रैना के लिए, आफ्टरनून में। क्या होगा, अच्छा ये चॉकलेट का डब्बा स्पेसिफिक नहीं है, जनरल सेंस में बात कर रहा है। एक चॉकलेट का डब्बा खरीदा, एक चॉकलेट का डब्बा खरीदा, कोई सा भी चॉकलेट का जनरल डब्बा खरीदा होगा। तो यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, आई बाउट ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट फॉर राइना इन द आफ्टरनून। एकदम इजी क्वेश्चन है ये, आईबी में पूछे गए क्वेश्चन हैं सारे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, माई सिस्टर इंजॉयड डैश फर्स्ट हाफ ऑफ द प्ले बट सी वॉज डिसअपॉइंटेड विद द सेकेंड वन। लेकिन मेरी सिस्टर जो एंजॉय की फर्स्ट हाफ, यानी उस जैसे दो मूवी जब भी चल रहा होता तो दो हिस्सा होता है, एक इंटरवल से पहले और एक इंटरवल के बाद। इंटरवल से पहले फर्स्ट हाफ, इंटरवल के बाद सेकेंड हाफ। एक बात बताओ, यहाँ पर बात तो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ मूवी में दो हिस्सा है। अगर मूवी का दो हिस्सा है, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा, तो ये मूवी का किस वाले हिस्सा का बात कर रहा है, फर्स्ट हाफ, यानी स्पेसिफिक ड्यूरेशन को बता रहा है। उस मूवी का स्पेसिफिक ड्यूरेशन क्या है, फर्स्ट हाफ। तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो, है ना, पहले हाफ को एंजॉय की लेकिन डिसअपॉइंट कब हो गई, सेकेंड वन में, यानी सेकेंड हाफ। देखिए सेकेंड हाफ से पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ, यानी यहाँ पर भी स्पेसिफिक पॉइंट को दिखाने के लिए आर्टिकल द का इस्तेमाल हुआ। उसी तरह अगर फर्स्ट हाफ की बात की जा रही है, ये स्पेसिफिक मूवी का स्पेसिफिक पॉइंट है, तो इसलिए आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, आर्टिकल द हो राइट आंसर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, रवीनास प्लेन लैंडेड ऑन टाइम। रवीना का प्लेन टाइम पे लैंड हो गया एंड सी कलेक्टेड हर लगेज फ्रॉम हैंडलर क्विकली। हैंडलर क्या होता है, ये व्यक्ति, ये पर्सन जो प्लेन से बैग और लगेज उतार के पैसेंजर को प्रोवाइड करता है। एक बात बताओ, यहाँ पैसेंजर स्पेसिफिक, ये जो हैंडलर है, हैंडलर के पहले क्या लगेगा, आपका पूछना हैंडलर से पहले क्या लगेगा। तो हैंडलर एक स्पेसिफिक पर्सन होता है, एक डेफिनिट पर्सन होता है। इसका काम ही होता है लोगों तक लगेज और बैग पहुंचाना। जब आदमी स्पेसिफिक है तो उसके आगे आर्टिकल द लगेगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1। सेवंथ नंबर भी देख लेते हैं क्या है, सी वॉज हायर्ड डैश असिस्टेंट टू द CEO मैनेजिंग हिज डेली शेड्यूल्स एंड कॉरस्पॉन्डेंस। बताओ, उसे हायर किया गया था असिस्टेंट के लिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन असिस्टेंट। सी वॉज हायर्ड एज एन असिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर साउंड क्या है, वॉवेल साउंड है। असिस्टेंट एक वॉवेल साउंड है, असिस्टेंट वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, जिस वजह से आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। 8th नंबर क्वेश्चन क्या है, द न्यू लॉ रिप्रेजेंट डैश सिग्निफिकेंट चेंज इन हाउ इन्वायरमेंट रेगुलेशन आर इन्फोर्स। जो नए कानून था, द न्यू लॉ, जो नए कानून था वो रिप्रेजेंट करता है द सिग्निफिकेंट चैलेंज। यहाँ पर क्या होगा, ए द न्यू लॉ रिप्रेजेंट डैश सिग्निफिकेंट चेंज इन हाउ एनवायरमेंट रेगुलेशन आर इन्फोर्स। इसमें आपको बताना 3 ऑप्शन है, द, एन और ए। इसमें से क्या फील होगा ये आप जल्दी से कमेंट में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, अच्छा अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाता है आपका पंचुएशन से रिलेटेड। व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, कितना सुंदर दृश्य है।
चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, इसे क्या बोलते हैं आपको पता है? इसे कॉलन बोलते हैं, कॉलन। कॉलन का इस्तेमाल होता है किसी भी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए या एक्सप्लेनेशन के लिए। टू इंट्रोड्यूस लिस्ट, टू इंट्रोड्यूस लिस्ट, किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए या फिर एक्सप्लेनेशन के लिए, या फिर किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन के लिए। और क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल आपको पता है कहाँ किया जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है। और तीसरा है एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क का हमेशा इस्तेमाल होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग बतलाने के लिए, जैसे कि इसका इस्तेमाल होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बतलाने के लिए, जैसे कि एक्साइटमेंट, एडमायरेशन, सरप्राइज, इन सभी को बताने के लिए, यानी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बताने के लिए हमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स का जरूरत होता है। और कॉमा का इस्तेमाल पता ही है, जब सेंटेंस में पाउस लेना हो तो कॉमा का इस्तेमाल होता है। एक बात बताओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, ये सेंटेंस सुनकर क्या लग रहा है कि कोई भी आदमी किसी भी साइट्स को, किसी भी दृश्य को देखने के बाद वो उस दृश्य को देखकर चौंक गया, यानी उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग की भावना आई, उसे एक्साइटमेंट हुआ, वो उसे सरप्राइज फील हुआ। तो जब अभी जस्ट बताया कि ऐसा सेंटेंस जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स डिटरमाइन होता हो, यानी उसके एक्साइटमेंट को बतला रहा हो, उसके सरप्राइज को बतला रहा हो, तो हमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स का इस्तेमाल करना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट। यहाँ तक कौन सा पंक्चुएशन मार्क होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क्स होगा। इस तरह का एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन आईबी में पूछे गए हैं पंक्चुएशन मार्क्स से रिलेटेड। ये आपके एग्जाम के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि सीजीएल मेंस में पूरा उम्मीद है कि सीजीएल मेंस में आपका या CHSL CPO MTS के प्री में पूछ सकते हैं ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो वेंडर चेंज हुआ, पहले TCS नहीं पूछती थी, लेकिन एडिक्विटी का बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पंक्चुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो। तो हम पहले पंक्चुएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन टॉपिक समझ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पंक्चुएशन से रिलेटेड पूछे गए हैं। एक मिनट निकाल लो। हाँ, हमारा पहला पंक्चुएशन है फुल स्टॉप। समझते हैं एक एक करके। फुल स्टॉप का इस्तेमाल कहाँ होता है? ए पंक्चुएशन मार्क यूज टू एंड ए डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस। जब भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस या इंपेरेटिव सेंटेंस को खत्म करते हैं तो वहाँ पर फुल स्टॉप का इस्तेमाल होता है। फुल स्टॉप मतलब ये डॉट, एक सिंगल डॉट ही फुल स्टॉप है। इसका मेन यूज देखते हैं ना, तो किसी कंप्लीट थाउट वाले सेंटेंस के अंत में, जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये सेंटेंस कैसा है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, वो एक ईमानदार व्यक्ति है, यानी ये सेंटेंस कंप्लीट थाउट वाला सेंटेंस है जिसके अंत में फुल स्टॉप लगा है। देखो है ना, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये भी एक कंप्लीट थाउट है या कंप्लीट सेंटेंस है, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो वहाँ पे फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा एब्रिविएशन में भी इस्तेमाल होता है। एब्रिविएशन क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म, जैसे SSC का एब्रिविएशन SSC, यहाँ देखो फुल स्टॉप का इस्तेमाल हुआ है। ये फुल स्टॉप एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है, यानी सर्विस सिलेक्शन कमीशन या IB में इस्तेमाल होता है इसे, सिलेक्शन IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो एब्रिविएशन में भी इस्तेमाल होता है, देख सकते हैं, जैसे मिस्टर शर्मा इज आवर टीचर, यहाँ पर मिस्टर के पहले, मिस्टर के बाद फुल स्टॉप का इस्तेमाल हुआ है, यानी मिस्टर को शॉर्ट में MR लिखते हैं, मिस्टर को शॉर्ट में MR लिखते हैं, जिस वजह से यहाँ पर फुल स्टॉप का इस्तेमाल हुआ है। तो फुल स्टॉप का मेनली इस्तेमाल कहाँ होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस में और एब्रिविएशन में, यानी शॉर्ट फॉर्म। एब्रिविएशन मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा है पंक्चुएशन कॉमा। कॉमा का इस्तेमाल कहाँ होता है? ये कॉमा का इस्तेमाल मेनली आइडिया को सेपरेट करने के लिए होता है, या क्लाउज को सेपरेट करने के लिए, या लिस्ट ऑफ आइटम को अलग अलग बतलाने के लिए कॉमा का प्रयोग होता है। कॉमा इस तरह होता है, ये सेंटेंस के बीच में भी प्रयोग होता है। देखते हैं, इसका मेन यूज है सीरीज बतलाने के लिए या लिस्ट बतलाने के लिए, जैसे आई बाउट एप्पल, मैंने एप्पल क्या क्या खरीदा? आई बाउट एप्पल, यहाँ बतला रहा है, क्या बतला रहा है? सीरीज बतला रहा है। देखो फ्रूट का सीरीज है या फ्रूट का लिस्ट है, एप्पल, ऑरेंज और बनाना, ये फ्रूट का लिस्ट है, इसके बीच में कॉमा इस्तेमाल हुआ है। एप्पल और ऑरेंज के बीच में कॉमा, ऑरेंज और बनाना के बीच में कॉमा का इस्तेमाल हुआ है, यानी ये सीरीज और लिस्ट बतलाने का काम करता है कॉमा। या फिर इंट्रोडक्टरी फ्रेज के पहले, यानी ऐसा फ्रेज जो इंट्रोडक्शन करवाता है अगले वाले फ्रेज का, जैसे आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, यानी डिनर के बाद क्या किया? वी वेंट आउटसाइड, तो
आफ्टर डिनर क्या था, इंट्रोडक्टरी फ्रेज था, मतलब मैं बाहर गए, हम सब बाहर गए कब, डिनर के बाद। तो आफ्टर डिनर क्या था, इंट्रोडक्टरी फ्रेज था। इंट्रोडक्टरी फ्रेज के बाद भी कॉमा का इस्तेमाल होता है। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव के बाद होता है, हाँ, इट वाज ए लॉन्ग कॉमा टायरिंग डे, तो कॉमा का इस्तेमाल हम कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव से पहले भी कर सकते हैं, या फिर किसी कंजंक्शन के बाद भी करते हैं, जैसे एंड, बट, ये सभी जितने भी कंजंक्शन हैं, इन सभी कंजंक्शन के बाद भी, यानी जब इंडिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ने का, अच्छा, क्लाउज और डिपेंडेंट क्लाउज, इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या है एक बार बताऊंगा फिर से आगे, है ना। आई वॉज टायर्ड बट, तो बट यहाँ क्या था, बट यहाँ कंजंक्शन था, तो कंजंक्शन से पहले भी कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना होता है, तो उसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रमेश माई फ्रेंड इज़ अ टीचर, तो रमेश जो मेरा दोस्त है और वह टीचर है, तो रमेश के बारे में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, रमेश के बारे में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि रमेश जो मेरा दोस्त है और रमेश एक टीचर है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। देखो रमेश के बाद कॉमा लगा है, माई फ्रेंड के बाद कॉमा लगा, क्योंकि रमेश के बारे में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, रमेश जो मेरा दोस्त है वही एक टीचर है। कॉमन मिस्टेक क्या है जो बार बार हमें देखने मिलता है कि सब्जेक्ट कभी भी कॉमा का इस्तेमाल और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नहीं होगा, यानी सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए तो उसके बीच में कॉमा का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे पहला सेंटेंस गलत है, माई ब्रदर कॉमा इज ए डॉक्टर, मेरा भाई जो डॉक्टर है, तो यहाँ पर देखो ब्रदर क्या है, ब्रदर सब्जेक्ट है, और इज क्या है, इज वर्ब है। अभी जस्ट बताया कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमें कॉमा का प्रयोग करना गलत हो जाता है, तो यहाँ पर कॉमा का जो प्रयोग है ये सेंटेंस को गलत बनाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, यानी इसे कॉमा का इस्तेमाल नहीं करना, डायरेक्ट इस सेंटेंस को लिखना है। सेमी कॉलन, सेमी कॉलन क्या है, देखो एक डॉट उसके नीचे कॉमा, डॉट के नीचे कॉमा ही सेमी कॉलन कहलाता है। क्या, डॉट उसके नीचे कॉमा, ये है सेमी कॉलन। यूज टू कनेक्ट टू क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लाउज, ये काम करता है जोड़ने का दो क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लाउज को। इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है, ऐसा दो सेंटेंस जो एक दूसरे पर निर्भर ना हो, इंडिपेंडेंट हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखो समझते हैं पहले इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है। इट वाज रेनिंग, है बारिश हो रही थी, वी स्टेड इनसाइड, हम लोग अंदर थे। यहाँ दो क्लाउज है, इट वाज रेनिंग पहला क्लाउज है, वी स्टेड इनसाइड दूसरा क्लाउज है। अगर हम दोनों को अलग अलग सेंटेंस पढ़े, इसे हम अलग अलग पढ़े, इट वाज रेनिंग बारिश हो रही थी, क्या ये अगले वाले सेंटेंस पे डिपेंडेंट है, नहीं है, तो ऐसे ही क्लाउज को इंडिपेंडेंट क्लाउज बोलते हैं। जैसे वी स्टेड इनसाइड, हम लोग घर के अंदर थे, ये भी क्या डिपेंडेंट है पिछले वाले सेंटेंस पे, नहीं, हम लोग घर पे थे, एक अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। और बारिश हो रही थी बारिश, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो जो सेंटेंस कंप्लीट होता है उसे ही हम इंडिपेंडेंट क्लाउज बोलते हैं। डिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है कि पिछले वाले पे सेंटेंस पे जो पिछले वाले क्लाउज पे जो डिपेंडेंट होता है उसे डिपेंडेंट क्लाउज बोलते हैं। देखो ये काम करता है, सेमी कॉलन का हमेशा इस्तेमाल होता है दो क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ने के लिए, है ना। ये कनेक्ट करने का काम करता है आइडिया। सो जैसे इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, वी स्टेड आउटसाइड, जिसकी वजह से हम लोग अंदर थे, तो यहाँ पर सेमी कॉलन का प्रयोग किया गया है। या फिर इसका प्रयोग होता है जब कॉमा का यूज इस्तेमाल हो चुका होता सेंटेंस में, तब और डिटेल बताना हो तो हमें सेमी कॉलन का इस्तेमाल होता है। वी विजिटेड पटना बिहार, हम लोगों ने विजिट किया पटना बिहार, यानी पटना और बिहार के पहले कॉमा लग गया। अगर मैं सब में कॉमा लगा दूं, देखो पहले इस सेंटेंस को समझते हैं, अगर इस सेंटेंस में कॉमा लगा दिया जाए सब में, जैसे वी विजिटेड पटना बिहार, फिर यहाँ पर सेमी कॉलन ना डाल के कॉमा होता बस, रांची झारखंड कॉमा, एंड कोलकाता कॉमा वेस्ट बंगाल। एक बात बताओ, क्या पटना, बिहार, रांची और झारखंड क्या एक ही तरह का नाउन है? बिल्कुल नहीं। पटना एक शहर है, बिहार क्या है, स्टेट है, रांची एक शहर है, झारखंड का शहर है। जब अगर इसे सब कॉमा एक साथ अगर इस्तेमाल होता कब, जब सेम तरह के नाउन्स होते। क्या यहाँ सेम तरह का नाउन है? नहीं, ऑलरेडी कॉमा इस्तेमाल हो गया। पटना कॉमा बिहार, पटना कॉमा के लिए, पटना और बिहार के लिए कॉमा का इस्तेमाल हो गया, लेकिन अब फिर इसे सेपरेट करना बिहार और रांची को, क्यों? बिहार स्टेट है, रांची शहर है, तो इसलिए सेमी कॉलन का प्रयोग होता है। यानी कॉमा का जहां ऑलरेडी यूज्ड हो चुका है, जैसे रांची झारखंड, रांची और झारखंड को सेपरेट करने के लिए कॉमा, लेकिन वहीं झारखंड और कोलकाता को सेपरेट करने के लिए सेमी कॉलन, क्योंकि झारखंड स्टेट है और कोलकाता क्या है, कोलकाता सिटी है। तो जहां पर भी ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है किनका, कॉमा का इस्तेमाल हो चुका है, यानी अगर कॉमा लगाने से वो नहीं बात बन पा रहा, तब हमें सेमी कॉलन का इस्तेमाल वहां पर करना चाहिए।
कुछ कॉमन मिस्टेक क्या है देख लेते हैं। डोंट यूज सेमी कॉलन इफ क्लाउज आर नॉट इंडिपेंडेंट। अगर क्लाउज इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या है, डिपेंडेंट है। नॉट इंडिपेंडेंट को हम सिंपल बात में बोले तो डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लाउज के लिए कभी भी हम किसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेमी कॉलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखो, ये डिपेंडेंट क्लाउज समझो क्या है। ही, अगर मैं बोलूँ ही व्हेन ही केम होम, जब वो घर आया, ये सेंटेंस ही डिपेंडेंट है। जब वह घर आया, क्या आपको ये सेंटेंस पूरा लग रहा है? जब वो घर आया, तो आपके मन में चल रहा तो घर आया तो क्या, तो घर आया तो क्या हुआ? तो सेंटेंस क्या इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है? नहीं, बिल्कुल नहीं आज़ाद है, ये डिपेंडेंट है। जब वो घर आया, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्या? तो जब वो घर आया तब तक लेट हो चुका था, तो इट वॉज लेट। तो ये सेंटेंस क्या है? पहला वाला सेंटेंस, जो पहला वाला क्लाउज है वो डिपेंडेंट है। जब भी डिपेंडेंट क्लाउज आए तो उसके बीच में सेमी कॉलन का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी हम हमेशा सेमी कॉलन का प्रयोग कब करते हैं? दो इंडिपेंडेंट क्लाउज के लिए करते हैं। इंडिपेंडेंट क्लाउज के लिए करते हैं। डिपेंडेंट क्लाउज के लिए सेमी कॉलन का प्रयोग नहीं बल्कि कॉमा का प्रयोग होता। तो राइट आंसर क्या होगा? व्हेन ही केम होम, कॉमा, इट वॉज लेट। समझ आया? अब कॉलन क्या है? सेमी कॉलन क्या था? एक फुल स्टॉप के नीचे कॉमा, ये सेमी कॉलन था। लेकिन कॉलन क्या है? दो डॉट, इस तरह दो डॉट रहेगा, उसे ही कॉलन बोलते हैं। समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? यूज टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट, कभी भी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है तब, या एक्सप्लेनेशन देना होता है, या कोटेशन बतलाना होता है, या किसी भी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए कॉलन का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। इसका मेन यूज़ कहाँ होता है? बिफोर ए लिस्ट, लिस्ट से पहले। ही ब्राउट 3 थिंग्स, वह 3 चीज़ लाया। तो 3 चीज़ लाया, यहाँ लिस्ट बदला रहा है। क्या 3 चीज़ लाया? पेन लाया, बुक लाया और बैग लाया। अभी क्या बोला? बिफोर ए लिस्ट, यानी लिस्ट से पहले किया जाता। तो लिस्ट क्या क्या है? एक पेन लाया, एक किताब लाया और एक बैग लाया, 3 लिस्ट है। तो इन 3 लिस्ट को दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल किए हैं? हम कॉलन का इस्तेमाल किए हैं। या एक्सप्लेनेशन बतलाने के लिए भी किया जाता है। ही गॉट व्हाट ही डिजर्व, उसे वह मिला जो वह डिजर्व करता था। तो क्या डिजर्व करता था? पनिशमेंट डिजर्व करता था। तो इस पनिशमेंट को बतलाने के लिए कि वह जो भी डिजर्व करता था उसके लिए हम क्या इस्तेमाल किए? सेमी कॉलन का इस्तेमाल किए। यानी एक्सप्लेनेशन से पहले क्या एक्सप्लेनेशन था? जो वह, उसे वह मिला जो वो डिजर्व करता था। क्या डिजर्व करता था? पनिशमेंट डिजर्व करता था। यानी इस चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए वहाँ पर सेमी कॉलन का इस्तेमाल हुआ है। या फिर कोटेशन से पहले, यानी किसी कोट से पहले भी इस्तेमाल करते हैं। टीचर ने कहा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एक कोटेशन है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी कोटेशन है। कोटेशन को बंद करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कोटेशन को बंद करने के लिए, मतलब कोटेशन के पहले हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ सेड के बाद सेमी कॉलन लगा है। कुछ कॉमन मिस्टेक फिर देख लेते हैं। सेमी कॉलन का प्रयोग कभी भी वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, द आइटम आर पेंसिल, पेन एंड रूलर। तो यहाँ पर आर क्या है? यहाँ पर आर वर्ब है। क्या अभी जस्ट बताया कि वर्ब के बाद कॉलन का इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? द आइटम आर पेन, पेंसिल एंड रूलर। यहाँ पर सेमी कॉलन का इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, ये वाला सेंटेंस गलत है, ये वाला यहाँ पर भी इस्तेमाल हो गया। ये करेक्ट नहीं बल्कि ये रॉन्ग है। ये करेक्ट नहीं, ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? अभी मैंने क्या बताया कि वर्ब के बाद क्या नहीं इस्तेमाल होता है? कॉलन का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ब्राउट एक वर्ब था, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो गया? कॉलन इस्तेमाल हुआ। तो ये सेंटेंस करेक्ट नहीं बल्कि ये क्या है? रॉन्ग है। ये टाइपिंग मिस्टेक था। क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जब भी डायरेक्ट क्वेश्चन के एंड में करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, व्हाट आर यू डूइंग, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुम क्या कर रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। आर यू रेडी, डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी इनडायरेक्ट हो, जैसे स्पीच में हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट ना, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं। देखो, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, उसने मुझे पूछा मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन, ये सेंटेंस इनडायरेक्ट सेंटेंस है। इनडायरेक्ट, अभी मैंने क्या बताया कि क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल कहाँ होता है? क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन में होता है। जब ये इनडायरेक्ट स्पीच है तो क्या यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल सही है? बिल्कुल सही नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, फुल स्टॉप।
अब देखो, अभी जस्ट एक्सप्लेनेशन मार्क्स के बारे में बताया। एक्सप्लेनेशन मार्क क्या है? एक लाइन और उसके नीचे डॉट, यही होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका इस्तेमाल होता है एक्सप्रेस करने के लिए, स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, सरप्राइज और एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, वाओ दैट्स अमेजिंग, वाओ ये कितना सुंदर था। ये देखो, एक तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड के पहले भी होता है वाओ, है ना, ओ नो, आउच, ये सभी क्या है? एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल होता है और उसके सेंटेंस के एंड में भी होता है, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस बतला रहा हो, जैसे सरप्राइज, एक्साइटमेंट या फिर एडमायरेशन। तो ऐसे वाले सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क्स का इस्तेमाल होता है। और एक्सक्लेमेटरी वर्ड से पहले भी, जैसे वाओ एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, यहाँ पर इस्तेमाल होगा एक्सक्लेमेशन मार्क। आउच, आउच भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसके बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होगा। इसके अलावा हरी, हुर्रे, हुर्रे के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होगा, क्योंकि ये सारा वर्ड क्या है? एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। देखते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड था जिसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग हुआ, बिल्कुल सही। दैट्स अमेजिंग, ये सरप्राइज बतला रहा है। अभी जस्ट बताया कि एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल सरप्राइज बतलाने के लिए भी किया जाता है, यानी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क सही है। व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू, यहाँ पर भी एक्साइटमेंट है जिसकी वजह से एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल है। ओ नो, ये क्या एक्सक्लेमेटरी वर्ड है? एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क, और सेंटेंस क्या बतला रहा है? आई लॉस्ट माई की, ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस को बतला रहा है, जिसके बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया गया है। एपोस्ट्रोफी क्या होता है? कॉमा नहीं, ये कॉमा तो नीचे होता है। देखो दोनों में अंतर क्या है? जैसे लिखूं एक्सक्लेमेशन एपोस्ट्रोफी क्या होता है? ऊपर ऊपर की तरफ कॉमा, और कॉमा तो नीचे की तरफ दिया जाता है। इसका मेनली काम होता है पोजीशंस बतलाने के लिए। पोजीशन क्या? ऑनरशिप बतलाने के लिए। पोजीशन मतलब ऑनरशिप। जैसे राहुल्स कार, राहुल का कार है, राहुल्स कार मतलब RAHUL, एपोस्ट्रोफी एक ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं। राहुल्स कार, यहाँ पोजीशन बतलाने का काम कर रहा है। राहुल का कार है, इसका मतलब हुआ राहुल का कार। चिल्ड्रंस पार्क, बच्चों का पार्क है, यानी पोजीशन बतलाने का काम हुआ। गर्ल्स हॉस्टल, अब यहाँ पे आप देखोगे, आपको आपका कहना ये था GIRL' गर्ल। अच्छा, समझ लेते हैं क्या इसका मतलब है? लड़की का हॉस्टल, लड़की का हॉस्टल, लड़की का हॉस्टल। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें GIRLS, यानी इसे प्लूरल फॉर्म में लिख दे, फिर इसके बाद एपोस्ट्रोफी लगाए, तो इसका मतलब लड़कियों का हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल। यानी प्लूरल, जब भी सेंटेंस प्लूरल बन जाता है, तो यानी वर्ड प्लूरल बन जाता है, तो उसके बाद एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सिंगुलर के लिए हम एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करने के बाद एस लगा सकते हैं, है ना? समझ आ गया? इसके अलावा शॉर्ट फॉर्म यानी कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट इज, इट्स को ना अगर हम लिखे ऐसे, एक मिनट इरेज कर लेते हैं। अगर हम ऐसे लिखें डू नॉट, डू नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं डोंट, तब यहां पर भी एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल होता है। कैन नॉट, कैन नॉट को हम ऐसे लिख सकते हैं कांट, यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल होता है। यानी कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म में भी हम इस्तेमाल करते हैं एपोस्ट्रोफी का। पोजीशंस बतलाने के लिए करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, जैसे डोंट, डू नॉट, है ना। योर, यू आर को एपोस्ट्रोफी के साथ योर्स ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक क्या है? लोग इट्स और इट्स को दोनों, यानी ITS और IT एपोस्ट्रोफी S, इसको सेम मान लेते हैं। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? इट्स मतलब क्या हुआ? यानी ये पोजीशन बतलाने के लिए काम करता है, बिलोंगिंग, किसी का होना। और इट्स मतलब क्या हुआ? इट इज, इट इज को शॉर्ट में इट्स लिखे हैं, यानी एपोस्ट्रोफी डाल के लिखे हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट ITS लिखा हो तो ये होता है किसी का बिलोंगिंग। जैसे द कैट लिक्ड इट्स पाव, कैट ने अपना, जो बिल्ली थी वो अपना पैर को लिक कर रही थी, जो बिल्ली थी अपने पैर को लिक कर रही है। यहाँ इट्स सही है, क्यों? ये पोजीशन बतलाया है, ये बिलोंगिंग बताएगी। जो पाँव था किसका पाँव था? कैट का पाँव था। लेकिन ये IT एपोस्ट्रोफी S, इट्स ए ब्यूटीफुल डे, इसका मतलब है इट इज ए ब्यूटीफुल डे, इसका मतलब है इट इज ए ब्यूटीफुल डे।
ब्यूटीफुल डे। दोनों में बेसिक सा अंतर है, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी एरर्स देखने को मिल सकता है हमारे एग्जाम्स में, तो इस बात का ध्यान रखना। कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क क्या है? ऊपर से, ऊपर की तरफ से दो उल्टा कॉमा, फिर इधर से सीधा कॉमा दो, यानी कोटेशन बतलाने के लिए काम करता है। डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल होता है। डायरेक्ट स्पीच में जैसे ही सेड, आई एम ए टीचर, उसने कहा मैं एक टीचर हूँ। तो ये सेंटेंस क्या है? ये डायरेक्ट सेंटेंस है, यानी डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस के लिए हमने कोटेशन मार्क का इस्तेमाल किया है। तो डायरेक्ट स्पीच के लिए कोटेशन मार्क का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कोई भी टेक्स्ट बतलाना हो, कोई कोटेशन बतलाना हो, कोटेड टेक्स्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है, या स्पेशल वर्ड के लिए भी कोटेशन मार्क का इस्तेमाल होता है। सी सेड आई एम टायर्ड, वो कही कि मैं टायर्ड हूँ, तो आई एम टायर्ड ये डायरेक्ट स्पीच है, तो डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क का इस्तेमाल हुआ है। द वर्ड ऑनेस्टी मीन्स ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, सच्चाई। तो यहाँ पर क्या है? ये वर्ड स्पेशल वर्ड है या कोटेड टेक्स्ट है। स्पेशल वर्ड के लिए भी कोटेशन मार्क का इस्तेमाल होता है। हाइफन, देखो हाइफन क्या होता है, अंतर समझो। एक छोटा सा डैश बीच, छोटा सा बीच में डैश, वर्ड्स के बीच में डैश। लेकिन वही डैश की बात करें तो ये डैश लंबा, दो अंतर है हाइफन और डैश। अभी अगला में डैश भी पढ़ेंगे। देखो ये हाइफन है, इसके बाद हम डैश पढ़ने वाले हैं। तो डैश थोड़ा लंबा होता है, डैश थोड़ा लंबा होता है, और हाइफन थोड़ा छोटा होता है लेंथ में। इसका लेंथ छोटा होता है और डैश का लेंथ बड़ा होता है। हाइफन का इस्तेमाल होता है वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए एक साथ, यानी कंपाउंड वर्ड के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। कंपाउंड वर्ड्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कंपाउंड वर्ड क्या है? जैसे हम बोले सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, जो ऐसे ऐसे वर्ड्स के लिए, यानी ये कंपाउंड वर्ड है, इन सारे वर्ड्स में भी हाइफन का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो जॉइंट वर्ड, जैसे मदर इन लॉ, यहाँ पर हाइफन का इस्तेमाल है। 21, ये दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है ना। 21, 20 मतलब 20 और 1 मतलब 1, दो वर्ड्स को जोड़ के एक वर्ड बना है 21। तो इन सारे वर्ड्स के लिए हाइफन का इस्तेमाल होता है। वेल नॉन ऑथर, 2 ईयर ओल्ड बेबी, तो डैश का इस्तेमाल मेनली वर्ड्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है या कंपाउंड वर्ड्स का फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। कुछ कॉमन मिस्टेक क्या है? डोंट कंफ्यूज विद डैश, डैश थोड़ा लंबा होता है और वहीं हाइफन छोटा होता है लेंथ में। डैश का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? फॉर सडन ब्रेक, जब अचानक से किसी सेंटेंस में ब्रेक दिखाना हो, या सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना हो, या सेंटेंस को एम्फेसाइज जोर डालना हो, तो ऐसे में डैश का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जांपल देखते हैं। आई नीड 3 थिंग्स, मुझे 3 चीज़ें चाहिए। कौन सी 3 चीज़ें चाहिए? यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताया, वो 3 चीज़ें चाहिए। तो कौन सी 3 चीज़ें चाहिए? पीस चाहिए, स्लीप चाहिए और साइलेंस चाहिए। तो यहाँ क्या किया? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बतलाने के लिए डैश का प्रयोग हुआ है। ही वुड डू एनीथिंग इवन चीट टू विन, यहाँ पर क्या हुआ? एम्फेसाइज करने के लिए, वो कुछ भी कर सकता है। क्या कुछ भी कर सकता है? इवन चीट भी कर सकता है जीतने के लिए। तो यहाँ पर सेंटेंस में सेंटेंस को सडन ब्रेक देने के लिए या एम्फेसाइज करने के लिए भी डैश का इस्तेमाल होता है। डैश का मेनली काम होता है ये ड्रामेटिक पाउज देना, सेंटेंस में ड्रामेटिक पाउज देना डैश का मेन काम होता है। पैरेंथिस क्या होता है? जैसे स्मॉल ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट बोलते हैं ना, इस तरह का। इसका काम होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करना, जो नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा जरूरी इन्फॉर्मेशन नहीं हो, वो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होगा, नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, उसमें हम पैरेंथिस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इज़ ए डॉक्टर, अगर मुझे सेंटेंस बताना था मेरा भाई डॉक्टर है, माई ब्रदर इज़ ए डॉक्टर, ये सेंटेंस था, लेकिन उसमें हम नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन दिए, हु लिव्स इन दिल्ली, जो दिल्ली में रहता है वो डॉक्टर नहीं। ये इन्फॉर्मेशन हु लिव्स इन दिल्ली एक नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन था। क्यों? अगर मैं इस सेंटेंस को बोलूँ माई ब्रदर इज़ ए डॉक्टर, सिंपली सेंटेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशन ऐड करना था जो उतना ज़रूरी नहीं था, जो दिल्ली में रहता, वो ऐड करने के लिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल किए। द फाइनल एग्जाम शेड्यूल्स फॉर फ्राइडे हैज़ बिन पोस्टपोन्ड, जो फाइनल एग्जाम था यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड किया गया। शेड्यूल फॉर फ्राइडे, जो शेड्यूल किया गया था फ्राइडे को, तो ये क्या था? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। फाइनल एग्जाम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ, यानी स्मॉल ब्रैकेट जिसे बोलते हैं। हैज़ बिन पोस्टपोन्ड, वो पोस्टपोन हो चुका है। हाँ, ये ब्रैकेट है ना, जैसे बिग ब्रैकेट भी आम भाषा में कहते हैं, मैथ्स की भाषा में इसे बिग ब्रैकेट कहते हैं। इसका इस्तेमाल होता है मेनली कोटेशन को
कोटेशन के इनसाइड में किया जाता है, या एडिटोरियल कमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए भी इस ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ही सेड दे अराइव्ड लेट, उसने कहा वे लेट आएंगे, तो दे कौन है? दे पुलिस के लिए इस्तेमाल हुआ, यानी दे पुलिस है, ये एडिटोरियल कमेंट या उस बात को क्लियर करने के लिए। तो दे कौन, यहाँ दे किसकी बात हो रही है? पुलिस की बात हो रही है, यानी क्लियरिफिकेशन के लिए भी हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। अगला है, लास्ट ही है, लास्ट नहीं एक और बचा है इसके अलावा, इलिप्सिस। इलिप्सिस क्या होता है? छोटा छोटा डॉट, तीन फुल स्टॉप, ऐसे छोटा छोटा, इसे ही क्या बोलते हैं? इलिप्सिस। इसका इस्तेमाल होता है पाउस दिखलाने के लिए, सेंटेंस में पाउस दिखलाने के लिए, या हेजिटेशन बतलाने के लिए, या ओमिटेड वर्ड। ओमिटेड मतलब वो वर्ड जो सेंटेंस से गायब हो चुका हो, ओमिट हो चुका हो, यानी सेंटेंस से गायब हो चुका हो, मिट चुका हो, ऐसे वर्ड्स को बतलाने के लिए भी इलिप्सिस का इस्तेमाल करते हैं। वेल आई डोंट नो, ये थोड़ा पाउस दिखाया, वेल आई डोंट नो, यहाँ पर वेल के बाद इलिप्सिस का इस्तेमाल किया गया जो पाउस बतला रहा है ना, थोड़ा सोच के बोलते हैं ना, वेल आई डोंट नो। आई वॉज गोइंग टू टेल यू डैश बट नेवर माइंड, मैं तुम्हें बतलाने वाला था लेकिन कोई बात नहीं। तो एक बात बताओ, यहाँ पर ओमिटेड वर्ड था, क्या बतलाने वाला था? उस बात को छुपा लिया, तो ये ओमिटेड वर्ड था। यहाँ जो वो नहीं बताया, ये ओमिट कर लिया, ओमिटेड वर्ड था। ओमिटेड वर्ड बतलाने के लिए भी इलिप्सिस का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट, स्लैश का इस्तेमाल हमेशा अल्टरनेटिव के लिए किया जाता है। जैसे तुम्हें क्या चाहिए? पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, या शार्पनर चाहिए, तो अल्टरनेटिव बतलाने के लिए भी हम स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा वो टिल्टेड लाइन होता है। या फ्रैक्शन को बतलाने के लिए 2/3, 5/8, फ्रैक्शन को बतलाने के लिए भी या चॉइस को बतलाने के लिए भी किया जाता है। ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज हर आईडी, प्रत्येक स्टूडेंट अपना आईडी ले आएंगे। हिज हर यानी ये अल्टरनेटिव बतलाने का काम किया है। द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर अल्टरनेटिव बतलाने के लिए इस्तेमाल किया, और यहाँ पर फ्रैक्शन बतलाने के लिए इस्तेमाल किया है। फिर हम अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। पंचुएशन पढ़ना इसलिए ज़रूरी था ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। पंचुएशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए थे, तो आते हैं हम 9 नंबर तक क्वेश्चन तक कर लिए थे। हम अपने 9th नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। अभी 9th देखे थे, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट। अभी एक्सक्लेमेशन मार्क्स के बारे में बताया। एक्सक्लेमेशन मार्क्स एक्सक्लेमेटरी वर्ड से पहले इस्तेमाल होता है, जैसे वाओ एक्सक्लेमेटरी वर्ड था, या उस सेंटेंस के एंड में ऐसा सेंटेंस जो क्या बतलाता हो, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक्साइटमेंट और एडमायरेशन या सरप्राइज बतलाने का काम करता हो। व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, ये क्या सरप्राइज या एक्साइटमेंट बतलाने का काम कर रहा है। जब ये एक्साइटमेंट बतलाने का काम कर रहा तो हम कौन से पंचुएशन का इस्तेमाल करेंगे? एक्सक्लेमेटरी पंचुएशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 10th नंबर पे आते हैं। यहाँ पर भी पंचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। फॉर द साइंस फेयर के लिए बॉब बाउट सेवरल आइटम, बॉब ने बहुत तरह का आइटम खरीदा। एक मॉडल वॉल्केनो खरीदा, यानी साइंस फेयर था, यानी विज्ञान मेला में बॉब ने क्या क्या खरीदा? एक मॉडल वॉल्केनो खरीदा, एक पोस्टर बोर्ड खरीदा, और इसके अलावा बहुत सारे सैंपल खरीदे, अलग अलग रॉक्स के, अलग अलग पत्थरों के सैंपल खरीदे। ये क्या है? ये लिस्ट बतला रहा है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। लिस्ट बतलाने के लिए हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे? कॉलन का इस्तेमाल करेंगे, यानी 2 डॉट, यहाँ पर कॉलन का इस्तेमाल होगा। कॉलन का इस्तेमाल होता है लिस्ट बतलाने के लिए। 11th नंबर में क्या है? सही पंचुएशन का इस्तेमाल करना है। स्पेंट आवर हॉलीडे इन फ्रांस, इट वॉज वेरी क्राउडेड। यहाँ पर ये पूरा का पूरा 2 क्लाउज है। स्पेंट आवर हॉलीडे इन फ्रांस एक क्लाउज, दूसरा क्लाउज इट वॉज वेरी क्राउडेड। अब इस पूरी सेंटेंस को यहाँ पर सही पंचुएशन के साथ यहाँ पर फिल करना है, इस वाले ब्लैंक में फिल करना है। तो देखते हैं, सेंटेंस को डिटेल में देखते हैं और देख क्या होता है। वी स्पेंट आवर हॉलीडे इन फ्रांस और इट वॉज वेरी क्राउडेड, ये 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज है। बताया था अभी, इंडिपेंडेंट क्लाउज जो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं हो। स्पेंट आवर हॉलीडे इन फ्रांस अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो इंडिपेंडेंट क्लाउज है। इट वॉज वेरी क्राउडेड, वो बहुत ही, वहाँ पर बहुत ही भीड़ थी, तो ये भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है। तो इंडिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ने के लिए हमेशा सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। सेमी कॉलन का इस्तेमाल हमेशा इंडिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ने के लिए करते हैं। देख लेते हैं, फिर से आते हैं सेमी कॉलन की तरफ। कॉलन,
देखो सेमी कॉलन का अभी बताया था, क्या सेमी कॉलन का इस्तेमाल दो रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। तो क्वेश्चन में भी वही दो इंडिपेंडेंट क्लॉज था। कौन कौन दो इंडिपेंडेंट क्लॉज था? एक मिनट, कहाँ चला गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज, हाँ यहाँ दो इंडिपेंडेंट क्लॉज था। स्पेंट आवर हॉलीडे इन फ्रांस, आई स्पेंट आवर हॉलीडे इन फ्रांस, और इट वॉज वेरी क्राउडेड। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज था, तो हम हमेशा सेमी कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? रहीम, राजन एंड आई स्पेंट आवर हॉलीडे इन फ्रांस। लिस्ट बदलाने के लिए इस्तेमाल होता, कॉलन का नहीं होगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेमी कॉलन कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3, यानी तीसरे ऑप्शन में सेमी कॉलन है। तो राइट आंसर हो जाएगा रहीम, राजन एंड आई स्पेंट आवर हॉलीडे इन फ्रांस, इट वाज वेरी क्राउडेड, और बीच में सेमी कॉलन का इस्तेमाल हुआ है। 12th नंबर क्या है? हिज हाउस डैश द राइट साइड ऑफ द पार्क। कौन सा प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन फिक्स्ड होगा? देखते हैं। पहला हमारा एट, क्या एट फिल होगा? एट का प्रयोग हमेशा स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए करते हैं। एक मिनट, स्पेसिफिक पॉइंट और प्लेस। एग्जाम्पल के तौर पे एट द गेट, गेट पर, एट द गेट, या फिर एट द बस स्टॉप। एट का प्रयोग यहां होगा, क्यों? अभी पता है कि एट का प्रयोग हमेशा स्पेसिफिक पॉइंट पे या स्पेसिफिक जगह पे, खास जगह पे। एट द गेट ये स्पेसिफिक जगह है ना। हिज हाउस इज एट द राइट साइड ऑफ द पार्क, क्या इस राइट साइड ऑफ द पार्क स्पेसिफिक प्लेस है? नहीं है, है ना, वो जनरल प्लेस का बात किया जा रहा है। तो एट का प्रयोग होगा, नहीं होगा। इन का हो सकता है क्या? नहीं होगा। इन हमेशा इनक्लोज्ड एरिया के लिए होता है, बंद एरिया के लिए, इनक्लोज्ड एरिया के लिए। अगर ऐसा होता इन द पार्क, तब सही हो सकता था। इन द पार्क, पार्क के अंदर। इन द रूम, रूम के अंदर, इनक्लोज्ड एरिया के लिए होता है। तो राइट साइड ऑफ द पार्क, क्या ये इनक्लोज्ड एरिया है? नहीं है। विद इन का होगा, विद इन भी नहीं हो सकता, क्यों? विद इन का मतलब होता है इनसाइड द लिमिट ऑफ, किसी के लिमिट में होना, किसी के अंदर में होना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑन। द हाउस इज ऑन द राइट साइड ऑफ द पार्क। क्यों? ऑन का प्रयोग हमेशा होता है फॉर साइड के लिए। कभी भी साइड के लिए प्रयोग करना हो तो ऑन प्रीपोजिशन लगाएंगे, या किसी सरफेस के लिए, किसी सरफेस के लिए ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। 30 नंबर देखते हैं, यहां पर भी प्रीपोजिशन भरना है। साइला सेट डैश कोमल ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस एंड दे टॉक्ड इनऑडिबली। साइला कहाँ बैठी? परफॉर्मेंस के दौरान कोमल के बगल में बैठी। तो बगल में बैठी, अराउंड, अराउंड नहीं हो सकता, अमॉन्ग नहीं होगा, बीच में बैठी, बीच में। अच्छा, बिटवीन मतलब भी बीच होता है। जब दो लोगों के बीच, दो लोगों का बीच होता है तो बिटवीन। अमॉन्ग दो से अधिक लोगों के लिए, दो से अधिक मतलब तीन या तीन से अधिक लोगों के लिए अमॉन्ग का प्रयोग, और बिटवीन दो। साइला सीट बिटवीन कोमल, साइला कोमल के बीच में बैठी नहीं। अगर कोई और लड़कियां होती तब साइला दो लड़कियों के बीच में बैठी तो बिटवीन का इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन साइला बगल में बैठी, बिसाइड, बिसाइड। साइला सेट बिसाइड, साइला किसके बगल में बैठी? कोमल के बगल में बैठी परफॉर्मेंस के दौरान। एंड दे टॉक्ड इनऑडिबली थ्रू आउट, और वह पूरे परफॉर्मेंस के दौरान इनऑडिबली बात कर रही थी, यानी सांकेतिक भाषा में बात कर रही थी, चुपचाप बात कर रही थी। तो राइट आंसर हमारा होगा बिसाइड। एक और शब्द है बिसाइड्स। बिसाइड्स, इस बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा। बिसाइड मतलब बगल में, बगल में, और बिसाइड्स मतलब BESIDES, बिसाइड्स मतलब के अलावा। फोर्टीन्थ नंबर, द बीच वॉज सनी एंड डैश येट द होटल वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव। जो बीच था वो सनी था। सनी मतलब क्या है? सनी, ऐसे मेरा भी नाम सनी है, लेकिन सनी मतलब एक पॉजिटिव वर्ड है। सनी एक पॉजिटिव वर्ड है, जिसका मतलब होता है प्लीजेंट, प्लीजेंट, या फिर ब्राइट, या फिर काम वेदर, शांत मौसम। अब एंड से जुड़ा है, जब कोई वर्ड पॉजिटिव वर्ड, जब कोई पॉजिटिव वर्ड एंड से जुड़ा हो तो नेक्स्ट जो वर्ड आएगा एंड से जुड़ने के बाद, यहाँ भी पॉजिटिव वर्ड ही आना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा वर्ड पॉजिटिव है। पहला ऑप्शन है डेयरी, ड्रेई।
क्या ये वर्ड, इस वर्ड्स का मतलब समझते हैं? इस वर्ड का मतलब क्या होता है? डल या डिप्रेसिंग। डल या डिप्रेसिंग ये अपोजिट वर्ड है, सनी का अपोजिट वर्ड है। हमें क्या चाहिए? दोनों पॉजिटिव वर्ड चाहिए। डल अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो क्या फिट होगा? नहीं होगा। क्योटिक, क्योटिक हो सकता है? नहीं हो सकता। क्योटिक मतलब होता है नॉइजी या डिसऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड या नॉइजी, ये भी नेगेटिव वर्ड है। अभी जस्ट बताया, जब एंड से जुड़ा वर्ड हो तो दोनों वर्ड एंड से जुड़ने के बाद एक तरफ अगर पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्योटिक भी नेगेटिव वर्ड है। तीसरा है सीरीन। सीरीन मतलब होता शांत, काम, क्वाइट। सीरीन मतलब होता काम, पीसफुल या क्वाइट। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि दोनों वर्ड पॉजिटिव है। बीच सनी था यानी काम वेदर था, प्लीजेंट वेदर था, इसके अलावा शांत था। बॉइस्ट्रियस नहीं होगा, बॉइस्ट्रियस मतलब भी नॉइजी होता है, नॉइजी ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, सीरीन। 15 देखते हैं क्या है। द कोच सेड डैश डोंट वेस्ट टाइम, हरी अप बॉयज है। एक बात बताओ, हरी अप, यहाँ पर हरी अप क्या है? हरी अप बॉयज क्या है? हरी अप बॉयज एक, हरी अप बॉयज एक कमांड या फिर एक्सक्लेमेशन है? कमांड है या फिर एक एक्सक्लेमेशन है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी हमें कमांड या एक्सक्लेमेशन दिखाना तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड का इस्तेमाल होगा। तो हरी अप बॉयज के बाद एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहाँ लगा? एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लगा? तो ऑप्शन 3 में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। फुल स्टॉप वाला नहीं होगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं पंचुएशन। हाँ, यहाँ पर भी फुल स्टॉप है, नहीं होगा। यहाँ पर कॉमा के साथ फुल स्टॉप है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3। 16 की ओर आते हैं। द डिटेक्टिव रिमाइंड इज सस्पिशियस टू द सस्पेक्ट एलिबी एज इट वॉज इनकन्सिस्टेंट डैश द एविडेंस। देखो इस सेंटेंस में एक वर्ड है क्या? सस्पिशियस मतलब संदिग्ध। जो डिटेक्टिव था संदिग्ध के बातों पर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जासूस संदिग्ध के एलिबी पर शक कर रहा था क्योंकि वह सबूतों से मेल नहीं खा रहा था। अब एलिबी क्या होता है? एलिबी एक तरह का स्टेटमेंट है ना? ए स्टेटमेंट बाय समबडी दैट सेज यू वेर इन ए डिफरेंट प्लेस एट द टाइम ऑफ क्राइम एंड यू आर नॉट द गिल्टी ऑफ द क्राइम। ये बतलाता है कि क्राइम होते टाइम आप उस प्लेस पे नहीं थे। अगर इस प्लेस पे क्राइम होता है तो ये एक स्टेटमेंट होता है संदिग्ध। ये स्टेटमेंट दिया जाता है उन पर जिन पर ये आरोप लगता है कि आप ये क्राइम में इन्वॉल्व थे। तो इस सस्पेक्ट से क्या लिया जाता है? एक स्टेटमेंट लिया जाता है। वो स्टेटमेंट ये बात बतलाता है कि जो क्राइम के टाइम पे वो उस जगह पे, उस प्लेस पे नहीं था। इसे ही एलिबी बोलते हैं। एलिबी एक तरह का स्टेटमेंट है जो लिया जाता है किसे? सस्पिशियस व्यक्ति से लिया जाता है, ये बतलाने के लिए कि वो उस प्लेस पे नहीं था जिस समय वो क्राइम हो रहा था, जिस वजह से वो व्यक्ति गिल्टी नहीं है। तो डिटेक्टिव को शक हुआ किससे? सस्पेक्ट के बयान पर। कौन से बयान पर? वही बयान पे। एलिबी मतलब एक तरह का बयान, उस पर शक हुआ क्योंकि उसका जो एविडेंस था वो उनके बातों से मेल नहीं खा रहा था। तो एक बात बताओ, एक फ्रेज इनकंसिस्टेंट के साथ विथ लगता है, इनकंसिस्टेंट विथ, ये एक फ्रेज है जिसका क्या मतलब होता है? जिसका मतलब होता है नॉट इन एग्रीमेंट, यानी नॉट इन एग्रीमेंट विथ, किसी के साथ एग्रीमेंट ना खाना, तालमेल ना खाना। इनकंसिस्टेंट विथ, तालमेल ना खाना। तो यानी सस्पेक्ट का बयान उसके एविडेंस से मैच नहीं खा रहा था, एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2। 17 नंबर देख लेते हैं क्या है। द गवर्नमेंट डिप्लॉयड एडिशनल ट्रूप अलोंग द बॉर्डर टू डैश ए स्विफ्ट एंड सिक्योर रिस्पॉन्स टू पोलाइट थ्रेट। तो राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, दो वर्ड है, इफेक्ट और इफेक्ट। इफेक्ट मतलब होता है ब्रिंग अबाउट, बदलाव लाना या चेंज लाना, ब्रिंग अबाउट। इफेक्ट मतलब ब्रिंग अबाउट या फिर मेक हैपन, किसी चीज का घटना का घटना। और इफेक्ट मतलब क्या होता है? प्रभाव डालना, प्रभाव डालना, टू इन्फ्लुएंस। एक बात बतलाओ, गवर्नमेंट ने डिप्लॉय किया,
एडिशनल ट्रूप, अतिरिक्त ट्रूप को डिप्लॉय किया बॉर्डर के पास, क्योंकि उन्हें लग रहा था, क्योंकि ऐसा उन्हें लग रहा था, मेक हैपन यानी ब्रिंग अबाउट, ऐसा उन्हें लग रहा था कि ऐसा हो सकता है कि कोई पोटेंशियल थ्रेट हो। क्या प्रभाव डाल रहा था? नहीं, प्रभाव नहीं डाला था, मेक हैपन, उसे ऐसा फील हो रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इफेक्ट। 18 देख लेते हैं। द पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड लास्ट ईयर डैश इट्स इफेक्टिवनेस रिमेन क्वेश्चनेबल। जो पॉलिसी था वो इंट्रोड्यूस किया गया था पिछले साल ही, लेकिन उसका जो इफेक्टिवनेस था उसे वो क्वेश्चनेबल था, यानी संदिग्ध था। क्या हो जाएगा, एक एक करके देखते हैं। एज इफ, एज इफ का इस्तेमाल होता है हमेशा हाइपोथेटिकल या अनरियल सिचुएशन के लिए। हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल या अनरियल, अनरियल सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, अगर ऐसा, ही टॉक्स एज इफ, he talks as if he knows everything। यहां पर एज इफ का प्रयोग हुआ, वह ऐसे बात कर रहा था मानो कि जैसे उसे सब कुछ पता है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब उसे पता नहीं था, लेकिन वो इस तरह बात कर रहा है कि जैसे उसे सब कुछ पता है। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए एज इफ का प्रयोग होता है। क्या क्वेश्चन हाइपोथेटिकल सिचुएशन को बतलाता है? नहीं बतलाता है। जो पॉलिसी था लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके इफेक्टिवनेस को, यानी वो पॉलिसी ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस बात पर लोगों को क्या हो रहा है, लोगों को संदिग्ध हो रहा है, यानी संदेह हो रहा है इन बात पे कि जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया था लास्ट ईयर, उसके इफेक्टिवनेस पे लोगों को संदेह हो रहा था। तो एज इफ तो बता रहा है हाइपोथेटिकल सिचुएशन या अनरियल सिचुएशन, यहाँ सिचुएशन तो रियल है, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन बतला रहा है, इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन ए एज इफ नहीं हो जाएगा। क्या येट हो सकता है? येट होने का संभावना है। क्यों है? येट मतलब होता है अभी तक, अभी तक, या हाउएवर, इसे हाउएवर बोलते हैं। द पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस लास्ट ईयर, पॉलिसी लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुआ था, येट अभी तक उनके इफेक्टिवनेस पे कुछ संदिग्ध है, यानी उसके कार्यशैली पर संदिग्ध है। तो येट हमारा राइट आंसर हो सकता है। सिंस नहीं हो सकता, क्योंकि सिंस टाइम फ्रेम को बतलाने का काम करता है। क्या सेंटेंस में टाइम के बारे में जिक्र है कहीं? क्या नहीं है, तो टाइम फ्रेम बतलाने का सिंस काम करता, तो सिंस नहीं होगा। वेदर हो सकता है? वेदर नहीं, वेदर चॉइस के लिए होता है। आई विल वॉच ए वीडियो, आई विल गिव वेदर दिस और दैट, मैं तुम्हें ये दूंगा या अथवा वो दूंगा। वेदर का इस्तेमाल हमेशा चॉइस के लिए होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा येट। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? द प्रोफेसर डैश द कॉम्प्लेक्स थ्योरी यूजिंग ए सिंपल एनालॉगी दैट ऑल स्टूडेंट्स कुड ग्रास्प। प्रोफेसर ने बतलाया कॉम्प्लेक्स थ्योरी को इतने आसान तरीकों से कि सभी बच्चे आसानी से ग्रेस्प कर ले, समझ ले। तो यहाँ पर वर्ड ऐसा फिट करना है ताकि इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दे। प्रोफेसर ने बतलाया उस थ्योरी को इतने आसान तरीकों से ताकि सभी बच्चे ग्रास्प कर ले, यानी समझ ले। अब एक एक करके सारा का मतलब समझते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है एलुसिडेटेड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, एलुसिडेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग क्लियर बाय एक्सप्लेनिंग इट, किसी चीज को क्लियर करना। टू मेक क्लियर बाय एक्सप्लेनिंग इट, किसी बात को क्लियर करना एक्सप्लेन करके, समझा कर। नेगेटेड मतलब होता है खंडन करना, या टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैविंग एनी इफेक्ट, खंडन करना, खंडन करना। कॉन्वोलेटेड का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, अत्यंत जटिल, अत्यंत जटिल। परप्लेक्स मतलब होता कंफ्यूज्ड। अब बताओ राइट आंसर क्या होगा? प्रोफेसर ने नेगेट किया, खंडन किया कॉम्प्लेक्स थ्योरी को ताकि बच्चे आसानी से समझ पाए, नहीं हो सकता। क्या प्रोफेसर ने अत्यंत जटिल बना दिया, यानी एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उस थ्योरी को ताकि बच्चे आसानी से समझ पाए? अगर थ्योरी को एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड कर दिया तो बच्चे कैसे समझ पाएंगे आसानी से? यहाँ पर सेंटेंस बोला गया कि प्रोफेसर ने उस थ्योरी को इतनी आसानी से समझाया कि ताकि सारे बच्चे उस बात को समझ पाए। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एलुसिडेट।
परप्लेक्स भी नहीं, कंफ्यूज। ये कंफ्यूज के सेंस में जा रहा है कि प्रोफेसर ने कंफ्यूज कर दिया बच्चों को उस थ्योरी बतला कर। नहीं, बच्चों को आसानी से अगर समझ में आ रहा है, सिंपल एनालॉजी में समझा पा रहे हैं, तो बच्चों को कंफ्यूज तो नहीं किया होगा। तो फोर्थ ऑप्शन परप्लेक्स भी कट गया, कन्वोलेटेड भी कट गया, नेगेटेड भी कट गया। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 20 नंबर देख लेते क्या है। द टीचर हैंडेड ए सर्टिफिकेट डैश स्टूडेंट फॉर देयर हार्डवर्क। सर्टिफिकेट, टीचर जो थे उन्होंने सर्टिफिकेट दिया बच्चों को उनके हार्डवर्क के लिए। एक बात बताओ, क्या क्या नहीं हो सकता? कुछ बच्चों को दिया नहीं, कुछ बच्चों का सेंस नहीं जा रहा, सम स्टूडेंट को ही दिया गया, कुछ ही स्टूडेंट को दिया था उनके हार्डवर्क के, नहीं सभी बच्चों को दिया। तो सभी बच्चों के लिए ऑल का इस्तेमाल हो सकता था, अगर यहाँ स्टूडेंट्स होता तब, क्योंकि ऑल के बाद प्लुरल इस्तेमाल होगा, प्लुरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। ऑल स्टूडेंट्स का, ऐसे ऑल के साथ स्टूडेंट्स का प्रयोग है। क्या स्टूडेंट्स है? नहीं है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट है तो हम ईच और एवरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईच और एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, तो यहाँ पर नाउन क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर नाउन है तो हम ईच या एवरी का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं ईच और एवरी दोनों में क्या इस्तेमाल करेंगे। एवरी का प्रयोग हमेशा इस्तेमाल होता होल ग्रुप के लिए, एक ग्रुप के लिए, होल ग्रुप के लिए। होल ग्रुप को जब हम सिंगुलर मानते हैं, एक मानते हैं, तब हम हमेशा एवरी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नहीं, इस सेंटेंस में ईच का ही इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ पर ईच ही सही होगा। क्यों? ईच इंडिविजुअल एम्फेसाइज करता है, इंडिविजुअलिटी पे एम्फेसाइज करता है, इंडिविजुअलिटी पे एम्फेसाइज करता है कि टीचर ने एक एक करके सारे बच्चों को क्या दिया? सर्टिफिकेट दिया उनके हार्ड वर्क के लिए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ईच। इंडिविजुअल एम्फेसाइज करने के लिए ईच का प्रयोग करते हैं, और एवरी का प्रयोग होल ग्रुप को दर्शाने के लिए, यानी होल सारे ग्रुप को एक इकट्ठा एक साथ दर्शाने के लिए एवरी का इस्तेमाल करते हैं। इस सेंटेंस में ईच ज़्यादा सुटेबल है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। 21 देखते हैं क्या है। दे वेयर टेकन एन इनिशिएटिव टू लॉन्च चिल्ड्रंस गेम। यानी उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि वो बच्चों का गेम लगा, बच्चों का गेम, बच्चों का खेल, बच्चों का गेम। इससे पहले भी जस्ट बताया था कि एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल, एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जब पोजीशन बतलाना रहता है। बच्चों का गेम के लिए क्या होगा? चिल्ड्रंस गेम। एक बात देखो, चिल्ड्रंस अपने आप में प्लुरल, चाइल्ड का प्लुरल चिल्ड्रन बनता है, चाइल्ड का प्लुरल चिल्ड्रन बनता है। तो अगर चिल्ड्रंस लगाए नहीं, बच्चों का गेम्स, ये तो सेंटेंस, ये तो वर्ड ही गलत हो गया, क्योंकि चिल्ड्रंस जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। चिल्ड्रन अपने आप में प्लुरल है। चिल्ड्रंस गेम, यहाँ पर भी चिल्ड्रन का प्लुरल बनाया गया, चिल्ड्रन अपने आप में प्लुरल है। एस लगा के, एस लगाने के बाद ये तो वर्ड ही गलत हो गया। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, चिल्ड्रंस गेम, मतलब बच्चों का गेम, चिल्ड्रन गेम भी नहीं होगा। 22 नंबर। दिस इज डैश स्नो स्टॉर्म दैट आई हैव सीन इन द लास्ट 10 ईयर। ये कैसा स्नो स्टॉर्म था ये काफ़ी ईजियर, गुड, वॉस्ट या बेटर स्नो स्टॉर्म था मैं जो पिछले लास्ट 10 सालों में देखा। एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले कुछ वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बताया है। जब भी द का इस्तेमाल हो जाए तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। तो राइट आंसर हमारा वॉस्ट। दिस इज द वॉस्ट स्नो स्टॉर्म। ये सबसे वर्स्ट स्नो स्टॉर्म था जो पिछले 10 सालों में देखा गया। ईजियर क्या था? कंपैरेटिव डिग्री था। कंपैरेटिव का इस्तेमाल हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल होता है। अगर द है तो उसके बाद क्या आना चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री आना चाहिए। तो कौन सा सुपरलेटिव डिग्री है? वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ईजियर कंपैरेटिव डिग्री है, गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर भी कंपैरेटिव डिग्री है। एक बात बताओ तो सुपरलेटिव डिग्री कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। 23 देख लेते हैं। वी मस्ट लीव नाउ डैश इट इज गेटिंग डार्क। एक एक करके समझते हैं। हमें अब निकलना चाहिए क्योंकि अब अंधेरा हो चुका है। एज लॉन्ग एज का प्रयोग कहाँ करते हैं? एज लॉन्ग एज का मतलब होता है प्रोवाइडेड, बशर्ते, प्रोवाइडेड डेट, ये कंडीशन के लिए होता है। प्रोवाइडेड डेट या ओनली इफ, ओनली इफ। एग्जाम्पल के तौर पे इसका मतलब यू मस्ट लीव नाउ, तुम्हें तब निकलना चाहिए जब डार्क हो गया। कंडीशन बतला रहा है कि जब अंधेरा हो जाए तब तुम्हें तब निकलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। यू कैन गो आउट, यू कैन गो आउट ओनली इफ यू फिनिश योर होमवर्क, तुम्हें तभी बाहर निकलने दिया जाएगा जब तुम
होमवर्क कर लोगे, ये कंडीशन बतलाने का काम कर रहा है। ओनली मतलब होता है प्रोवाइडेड, बशर्ते, यानी तुम्हें तभी बाहर निकलने दिया जाएगा जब तुम किसी काम को यानी होमवर्क को कर लोगे। कंडीशन बतलाने का काम किया। क्या इस सेंटेंस में फिट हो रहा है? यू मस्ट लीव नाउ, तुम्हें अभी निकलना चाहिए बशर्ते जब रात हो जाए। सेंटेंस फिट नहीं हो पा रहा। क्या तुम्हें तभी अंधेरा होने पे निकलना चाहिए? नहीं, अंधेरा होने से पहले निकलना चाहिए। तो एज लॉन्ग एज नहीं होगा। एज सुन एज हो सकता है क्या? इरेज कर लूं, एक मिनट। एज सुन एज क्या होता है? एज सुन एज का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत, इमीडिएटली। यू मस्ट लीव इमीडिएटली, यू मस्ट लीव नाउ इमीडिएटली, इट इज गेटिंग डार्क। तुम्हें तुरंत निकलना चाहिए जब डार्क हो चुका था। क्या सही होगा? नहीं, ये भी सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी एक बार में बता रहा हूँ। एक देख, वेन मतलब होता है टाइम बतलाने के लिए, रीजन बतलाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। वेन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये टाइम बतलाने के लिए होता है। क्या सेंटेंस में टाइम है? नहीं है। सेंटेंस में क्या है? सेंटेंस में रीजन बतला रहा है। रीजन क्या बतला रहा है? कि अंधेरा होने से पहले निकल जाना है। और वेन का हमेशा इस्तेमाल होता है टाइम बतलाने के लिए। यू मस्ट लीव, जैसे एग्जाम्पल लिखे तो क्या होगा? यू मस्ट लीव व्हेन इट इज 10 o'clock, जब 10 बज जाए तब तुम्हें निकलना चाहिए। तो वेन का इस्तेमाल टाइम बतलाने के लिए होता है। सिंस यहाँ राइट हो सकता है, क्योंकि सिंस मतलब होता है बिकॉज या सो। सिंस का मतलब बिकॉज या सो होता है। ये रीजन बतलाने के लिए होता है, रीजन बतलाने के लिए। यू मस्ट लीव नाउ बिकॉज इट इज गेटिंग डार्क, तुम्हें अब निकल जाना चाहिए क्योंकि। क्यों? अभी क्या बताया? सिंस का मतलब बिकॉज भी होता है या सो भी होता है। तुम्हें अब निकल जाना चाहिए क्योंकि इट इज गेटिंग रात, अब अंधेरा हो चुका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 24 देख लेते हैं क्या है। राम सिस्टर सोहिनी मीट अस द अदर डे। राम की ब्रदर सोहिनी, यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए क्या बताया था? कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे एक पहला सेंटेंस क्या था? माई फ्रेंड, नहीं, ये सेंटेंस, पहले सेंटेंस क्या बतला था? एक मिनट को, रोहन कॉमा माई फ्रेंड, जो मेरा दोस्त है, टीचर, एक शिक्षक है, टीचर है, इज ए जेंटलमैन। मेरा रोहन जो मेरा दोस्त है और एक शिक्षक है, इन सभी को एडिशनल डिटेल बतला रहा है कि रोहन जो क्या है? दोस्त है और टीचर है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बतलाने के लिए कॉमा का इस्तेमाल होता है। यही बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। यहाँ पर भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि राम की बहन जिसका नाम सोहिनी है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बतला रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? कॉमा का इस्तेमाल करेंगे, हाइफन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाइफन का इस्तेमाल होता है कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए, या वर्ड को ज्वाइंट करने के लिए। इलिप्सिस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये पाउस के लिए बताता है, ड्रामेटिक पाउस के लिए इलिप्सिस का इस्तेमाल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 कॉमा। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट वेयर एज फॉलो। जो रिजल्ट था एक्सपेरिमेंट का क्या था? द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट वेयर एज फॉलो। रिजल्ट क्या था एक्सपेरिमेंट का? इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। डिक्रीज वेलोसिटी, उस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, वेलोसिटी डिक्रीज हो गया। और रिड्यूस पार्टिकल साइज रिड्यूस हो गया। ये क्वेश्चन क्या बतला रहा है? लिस्ट बतला रहा है कि उस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या क्या लिस्ट तैयार हुआ। टेम्परेचर घट गया, वेलोसिटी, टेम्परेचर बढ़ गया, वेलोसिटी घट गया और पार्टिकल साइज रिड्यूस हो गया। तो ऐसे में हम कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1। अगर नहीं देखे अभी तक तो पीछे करके एक बार फिर से देख लो। 26 क्या है? एक मिनट, हाँ, 26 क्या है? वी डैश द पीसा टावर एंड द टूरिस्ट वेयर टेकिंग पिक्चर ऑल अराउंड अस। एक बात बता, पीसा टावर कहाँ है? इटली में है। इटली में है पीसा टावर, है ना। लेनिंग टावर, झुकी हुई टावर, अपने एक्सिस से लगभग 3.9 डिग्री झुकी हुई है। इससे पहले 5.5 डिग्री लगभग झुका हुआ था। उसके बाद इनको ठीक करके थोड़ा सीधा किया गया, क्योंकि 3.39 डिग्री अभी भी झुका हुआ, जो कहाँ पर है? इटली में है। ये जीएस क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ,
एक सेंटेंस में देखो वेयर टेकिंग है, ये सेंटेंस किसमें, पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में तो हमें पास्ट वाला फॉर्म खोजना, वेयर विजिटिंग नहीं होगा, वुड विजिट नहीं होगा, विल विजिट नहीं होगा, राइट आंसर होगा हैड विजिट। वी हैड विजिटेड द पीसा टावर, हम लोगों ने जब पीसा टावर विजिट किया था। नहीं, सेंटेंस किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा। वी हैड विजिटेड द पीसा टावर, जब हम लोगों ने पीसा टावर विजिट किया था, जो टूरिस्ट थे सभी जगह के पिक्चर्स ले रहे थे, फोटो ले रहे थे। द वेदर वॉज फ्रीजिंग, वेदर जो मौसम था बहुत ठंड भरा मौसम था। सी वेंट आउट विदाउट ए कोट, वो बिना कोट पहने बाहर चली गई। यहाँ तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा होगा येट। क्यों येट होगा, येट दो अपोजिट वर्ड्स को जोड़ने के लिए काम किया जाता है। ऐसे बट का भी इस्तेमाल दो अपोजिट सेंटेंस जोड़ने के लिए होता है, जैसे ही इज ऑनेस्ट बट पुअर, वो ईमानदार है लेकिन गरीब है। दो अलग अलग वर्ड है, ऑनेस्ट होना पॉजिटिव वर्ड है, गरीब होना नेगेटिव वर्ड है। बट का भी इस्तेमाल किया जाता है दो अपोजिट स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए, दो अपोजिट वर्ड को जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर येट ज़्यादा सुटेबल है। येट का भी इस्तेमाल होता है दो अपोजिट स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए किया जाता है। द वेदर वॉज फ्रीजिंग, मौसम बहुत ठंड भरा था। येट फिर भी, यद्यपि, फिर भी वो बिना कोट के बाहर चली गई। दो अपोजिट स्टेटमेंट, वो बाहर चली गई बिना कोट का, जबकि मौसम क्या था, ठंड था। तो दो अलग अलग स्टेटमेंट है ना, मौसम ठंड था बिना कोट का गई, मौसम ठंड था तो उसे जाना चाहिए था कोट पहन के, तब दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव होता, लेकिन दोनों अपोजिट स्टेटमेंट है, इस वजह से येट का इस्तेमाल राइट हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 28 देखते हैं क्या है। ही डैश येलो शर्ट एंड डैश यूनिफॉर्म फॉर स्कूल, उसने एक येलो शर्ट खरीदा। तो सिंपली ए येलो शर्ट, उसने एक येलो शर्ट खरीदा। द नहीं होगा, क्यों नहीं होगा द, देखो यहाँ पर ए, एन नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, एन येलो शर्ट नहीं, क्योंकि साउंड कॉन्सोनेंट है, तो हमें ए लगना पड़ेगा। ए किस ऑप्शन में है, 3 और 4 में है, तो 1 और 2 खत्म हो जाएगा। ही बाउट ए येलो शर्ट एंड एन यूनिफॉर्म, नहीं, दिखने में यूनिफॉर्म यू से शुरू हो रहा है, यूनिफॉर्म। ये साउंड कैसा, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए का ही इस्तेमाल करते हैं। ही अबाउट ए येलो शर्ट एंड ए यूनिफॉर्म फॉर स्कूल, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन 3 नहीं होगा, एन नहीं लगाएंगे, भले दिखने में यू है लेकिन इसे पढ़ते हैं यूनिफॉर्म, यानी कॉन्सोनेंट साउंड से इस्तेमाल होता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 21। 1 मिनट, ये लास्ट क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में बताना है। अगर वीडियो को अभी तक ढंग से नहीं देखा तो इसे रिपीट करके फिर देखो। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर करो, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है SSC_RM, यहाँ पर जाकर इसका पीडीएफ ले सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।